नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ। जागरूक भारत मंच पर आप सभी का स्वागत है फिर से। जैसे कि आप जानते हैं, हम कई दिनों से ये सेवरल टॉपिक्स पे वीडियो कर रहे हैं, जिसमें कि बैंकिंग सिस्टम के रिकवरी प्रोसेस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड आरबीआई गाइडलाइंस, कस्टमर या बरोवर के राइट्स, उनके हक, उनके अधिकार के बारे में उनको जागरूक रहने का है, सचेतन रहने का है और जानने का है कि क्या क्या गाइडलाइंस है और वो गाइडलाइंस कितना इफेक्टिवली ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, इस सभी के बारे में। और उस जो प्रक्रिया है, जो रिकवरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी फ्लॉज हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी मुद्दे पे या एक ऐसी टॉपिक पे जो सभी के ज़िंदगी में बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि हर एक इंसान, इस धरती पे जितने इंसान हैं, हर एक इंसान की ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है रुपया या मुद्रा, जिसको हम आज करेंसी कहते हैं, जिसको हम आज यूज़ करते हैं, जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल के हम मानते हैं, और उसको हम यूज़ करते हैं अपने जीवन को निर्वाहित करने के लिए। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसका लक्ष्य होता है कि पढ़ लिख के वो आगे जाके या तो नौकरी करे, या तो व्यवसाय करे, या तो कोई वृत्ति अपनाए। तो उसका अंतिम लक्ष्य वही है कि अर्थ कमाना या पैसा कमाना या रुपया कमाना। जो भी या जो कुछ भी कर रहा है, मतलब उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका एक ही मकसद है कि अपने जीवन को निर्वाहित करने के लिए उसको अर्थ चाहिए, जिसको हम रुपया बोल रहे हैं या मुद्रा बोल रहे हैं या करेंसी बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस वस्तु के इर्द गिर्द पूरी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है, पढ़ाई किया, फिर नौकरी किया, फिर हमने व्यवसाय किया, फिर हमने कुछ अपना एसेट क्रिएट किया और उस एसेट को चुकाते रहे ईएमआई के जरिए ज़िंदगी भर, और उतना मेहनत करने के बाद हमने अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ किया, परिवार के साथ कंप्रोमाइज़ किया, टाइम के साथ कंप्रोमाइज़ किया, जो एनर्जी हमने दिया ज़िंदगी भर उसके लिए हम बीमार भी हो गए, फिर बीमार में भी ऊपर से पैसा खर्च किया, फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये जो पूरी ज़िंदगी की साइकिल है, ये ज़िंदगी में कभी हमने सोचा है कि ये ज़िंदगी का साइकिल जिस वस्तु या जिस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है वो है रुपया, और इसी के प्रति हमारा ध्यान नहीं है, इसी के प्रति हमारा सौध नहीं है, इसी के विषय में कोई जांच नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, कोई एनालिटिक्स नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि जिस चीज़ के इर्द गिर्द ज़िंदगी घूम रहा है उसी के बारे में भी थोड़ा जाना जाए, या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जांच किया जाए, शोध किया जाए। तो इसी विषय में हमने सोचा कि जैसे मैंने अपना शोध किया कि इसके बारे में मैं जानना चाहा कि ये मुद्रा होता क्या है, जो हमें पढ़ाया गया है वो सही है नहीं है, जो हमें बताया गया है क्या वही एक ही दृष्टिकोण हो सकता है या उससे अलग भी कोई दृष्टिकोण है या हो सकता है, एक ही पक्ष है। क्योंकि हमको बचपन में भी बताया गया हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हमने सिर्फ एक ही पहलू को जाना है और दूसरे पहलू को जानने की कोशिश की है या नहीं की है, या जानने के लिए उसके जो तथ्य हैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं या जो भी डाउट्स हैं उसके बारे में सोचा है नहीं सोचा है। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक को चुना कि रुपया के बारे में जब हमने स्टडी किया, जब हम इसके बारे में शोध किए, तो कुछ मन में कुछ संदेह संशय जात हुए, जो कि इसका उत्तर तो शायद हम खोज रहे हैं और आगे भी खोज जारी रहेगी। लेकिन इसी प्रक्रिया में जो संदेह जात हुए, जो भी डाउट्स अराइज हुए माइंड के अंदर, वो शायद आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में शोध करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए। तो उसी के विषय में आज ये चर्चा है। तो ये चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कागज़ के नोट से। आज हम देखिए, ये वाले नोट तो आपने हर कोई देखा होगा। ये 20 रुपया का नोट है, जैसे 2 रुपया का नोट होता है, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का, 200 रुपया का, 500 रुपया का नोट। तो हम इसे नोट क्यों कह रहे हैं? ये रुपया है या नोट है? तो हम तो ज़्यादातर ये बैंक नोट बोलते हैं हम इसको। और ये भी एक रुपया का कागज़ का नोट है, 1 रुपया का। तो मैंने इस दोनों नोट को जब देखा गौर से, तो मुझे कुछ डिफरेंसेस नज़र आए, कुछ फैक्ट्स नज़र आए जो ऑब्जर्व करने के बाद मिला। जैसे कि ये 1 रुपया का नोट है, इसमें केवल 1 रुपया लिखा रहता है, यहाँ भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, और इसके नीचे जो साइन किए हैं वो वित्त सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी भारत सरकार के साइन किए हैं।
और जब इसके बारे में मैंने ढूंढा कि इसको करेंसी नोट बोला जाता है बोल के लिखा हुआ आया, और ये केवल भारत सरकार प्रिंट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे प्रिंट नहीं करती। लेकिन 2 रुपए के ऊपर से जो भी नोट्स हैं अप टू 500 रुपया तक, उसको प्रिंट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या, भारत सरकार की एक अलग एंटिटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अलग एंटिटी है। फिर जब शोध किया तो मैंने देखा कि यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है कि भारत सरकार, जब भारत देश एक है, तो यहाँ पे 2 तरह का नोट, मतलब ये 1 रुपया में एक तरह का संरचना है, ये दूसरे 2 रुपया से ऊपर जितने नोट है इसमें एक अलग तरह का संरचना है। ये तो मूल स्वरूप अलग अलग क्यों है? और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार, इसमें साइन कर रहे हैं भारत के वित्तीय सचिव, भारत सरकार के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी, इसमें साइन कर रहे हैं गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 अलग अलग व्यक्ति, 2 अलग अलग पावर सेंटर या अथॉरिटी क्यों साइन कर रहे हैं? फिर जब मैंने देखा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे एक छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी ले रहा है इसका। मैंने सोचा यार गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी इसमें नहीं लिखा हुआ है। देखिए 1 रुपये के जो करेंसी नोट होते हैं उसमें कोई किसी के द्वारा कोई गारंटी नहीं दिया गया है। इसमें क्यों गारंटी लिखा गया है और द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? इसी के दौरान मैंने जब आरबीआई एक्ट 1934 को खंगाला तो उसके तीसरे पेज में जो एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें लिखा हुआ है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और द वेरी पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट of this act is to transfer the power, function and management of currency from the central government to the RBI। यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जो करेंसी मैनेजमेंट और ये पावर है, फंक्शन का जो पावर है, उसको ट्रांसफर किया गया 1934 में आरबीआई तक। फिर मेरे मन में सवाल है, यार हम तो स्वाधीन, हमको तो पढ़ाया गया कि भारत जो स्वाधीन हुआ 1947 में, तो 1934 में आरबीआई को क्यों प्रतिष्ठित किया गया और उसको पारित क्यों कर दिया गया? अगर चलो पारित कर भी दिया गया तो 1947 के बाद उसमें कुछ बदलाव हुए कि नहीं हुए? तो फिर मैंने देखा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर पावर ट्रांसफर हो रहा है आरबीआई को, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट 1934 में कौन था? तब फिर सोचते सोचते ये पता चला कि चलो शायद उस वक्त ब्रिटिश के अधीन में भारत था, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को द सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता होगा। तो उनके पास से जो पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफर हो गया। लेकिन फिर जब 1947 के बाद, जब हम आज भी हम देखते हैं और लिखते हैं गूगल में हु ओन्स आरबीआई, तो लिखा आता है कि आरबीआई, दो आरबीआई वाज ए प्राइवेट एंटिटी अर्लियर बट नाउ इट इज फुल्ली ओन्ड, 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 100% ओन्ड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, तो आज 1947 के बाद भारत में जो नोट छपे उसमें क्या लिखा होना चाहिए था? अगर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है छापने का, तो उसमें लिखा दिया जाना चाहिए था गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था, मतलब आज़ादी से पहले। तो आज़ादी के बाद अगर आरबीआई को फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? लिखा होना चाहिए ना कि गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी आज लिखा जा रहा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि क्या इससे ये हम सोच सकते हैं या बोल सकते हैं कि भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग एंटिटी है और द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक अलग एंटिटी है या वही सेम एंटिटी है? इसके बारे में एक मन में सवाल उठा। फिर मैंने देखा कि ये जो 1 रुपया का नोट है, इसमें कोई वचन खंड नहीं है, वचन पत्र नहीं है, ये सिर्फ 1 रुपया लिखा गया है। लेकिन अगर आप इस 20 रुपये के नोट को मेरे हाथ में वहाँ देखेंगे, वहाँ छोटे छोटे अक्षर में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। अगर ये 20 रुपया है तो फिर वचन क्यों है? और ये अगर 1 रुपया है, इसमें वचन क्यों नहीं है? ऐसे सारे सवाल मेरे मन में मंडराते गए, और ऐसे जो डाउट्स हुए हैं उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। इसका जवाब कौन देगा? किससे पूछें? क्योंकि हमें अपने
मुद्रा के बारे में कभी गहन तरीके से शोध नहीं की, जांच नहीं की, शायद इसीलिए सारे मन में जो सवाल है ये सवाल किसी के मन में नहीं उठे हैं, क्योंकि इन्होंने ये डिफरेंसेस को ऑब्जर्व नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये करेंसी नोट है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नोट या प्रोमिसरी नोट है। इसमें भारत सरकार लिखा है, यहाँ गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है और आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस है। यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी कौन है? भारत सरकार के वित्त सचिव है। यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। फिर इसी में शोध करते करते फिर देखा कि भैया जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद ये जो वचन खंड थे ये ऐसे ही थे या इसमें कोई बदलाव किया गया है? तो जब हमने इसके बारे में शोध किया तो पता चला कि 1968 से पहले केवल अंग्रेजी में जो है प्रॉमिस या रिटन क्लॉज या एफिडेविट होता था नोट के अंदर, और 1968 के बाद जितने नोट छापे गए उसमें जो प्रॉमिस है, वो जो एफिडेविट है, वो जो रिटन क्लॉज है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं क्या? तो हमने देखा कि 1968 से पहले जितने नोट थे वहां लिखा हुआ था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ सच रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। लेकिन आज के अगर नोट में देखेंगे तो ये एफिडेविट में, ये प्रॉमिस में ऑन डिमांड नहीं है और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू नहीं है। तो ये वचन खंड को बदला हुआ नोट हमें आज यूज करने के लिए दिया जा रहा है। तो इसका जो संवैधानिक वैधता है उसके बारे में चर्चा होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे, आप लोग ही इसके बारे में निर्णय करेंगे। लेकिन निर्णय कब कर पाएंगे? जैसे ये सवाल मेरे मन में खड़े हुए वैसे ही ये सवाल आपके मन में भी खड़े होने चाहिए और इसके विषय में आपको खुद रिसर्च करना चाहिए, फैक्ट्स को एनालाइज करना चाहिए। तो ये वचन खंड बदला गया है। तो मैं तो इतना जानकार नहीं हूं, तो मैंने एक पास के लॉयर से पूछा कि सर कोई एफिडेविट बदला जा सकता है क्या? नहीं, वो बोले कि नहीं, एफिडेविट एक बार सबमिटेड मतलब सबमिटेड और बदला नहीं जा सकता, और बदलने की कोशिश करना एक कानूनन अपराध है। बदल देना तो अपराध ही है, लेकिन बदलने की कोशिश करना भी कानूनन अपराध है। बदला नहीं जा सकता। अगर बदल दिया तो कोर्ट भी, न्यायालय भी पहले मूल स्वरूप जो सत्यपाठ किया गया है उसे ही मानेगा असली। बदला हुआ एफिडेविट का मान्यता नहीं होता है कोर्ट में। और इस बदलाव में अगर कोई इंटेंट छुपा हुआ है जो कि समाज के प्रति, देश के प्रति, नागरिकों के प्रति खतरा है या उनको ठीक से बताया नहीं गया है, तो शायद उसी बदलाव के बारे में ठीक से नोटिफाई नहीं किया गया है, तो कानूनी अपराध माना जा सकता है इसे। तो आप लोग खुद सोचिए कि ये वचन खंड क्यों बदला गया। भाई ये नोट में था इंग्लिश में, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ इतना रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। तो आज के नोट में ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू क्यों निकाल दिया गया? और ये निकाल दिया गया, इसके बारे में किस किस को पता है? क्या भारतवासी सारे के देश के नागरिक इस तथ्य के बारे में जानकारी रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो इसका कारण खोजना चाहिए या नहीं खोजना चाहिए? ये भारत सरकार का करेंसी नोट क्यों है? ये रिजर्व बैंक का इंडिया नोट क्यों है? इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक ही देश में भारत सरकार एक रुपया छापती है, बाकी के नोट आरबीआई छापती है। तो आरबीआई अलग है, भारत सरकार अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? इतने सारे जंबल, इतने सारे डेटा जो मेरे माइंड में डाउट की तरह रेज हुए, तो मैंने सोचा इसके बारे में शोध करना चाहिए, जाँच करना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोचा ये जांच करने से पहले मैं देशवासियों को, आप लोगों को, समाज के हर एक नागरिक को इसके बारे में बताऊं। जो संदेह मेरे मन में ऑब्जर्वेशन के बाद हुआ, क्या आपके मन में भी वो संदेह हो रहा है? क्या आपको कि इसके बारे में अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, अपने देश के रुपया के बारे में, मुद्रा के बारे में, मुद्रा व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए? इसीलिए मैंने सोचा यही सारे डाउट्स मैं आपको बताऊं, सो दैट ये डाउट्स आपके मन में भी हो और आप भी इसके बारे में अनुसंधान करें। तो अगर ये सारे डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करने के बाद आपके मन में डाउट्स हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, क्या आपको डाउट्स हो रहे हैं या क्या सही है, क्या गलत है, या आप खुद शोध करिए। शोध करने के लिए आप थोड़ा रिसर्च करिए, इसके बारे में पता करिए, प्रशासनिक तंत्र को डिफरेंट आरटीआई करिए और पूछिए कि सर ये इसके बारे में सत्यता बताइए। तो शायद आपको भी धीरे धीरे इन प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। तो इसी मुद्दे पर फिर हम
आगे इसके बारे में बात करेंगे। आज जागरूक मंच ने सोचा कि इस मुद्दे को जो संदेह है, जो डाउट्स हैं, वो पॉइंट्स आपके सामने रखा जाए और आप खुद इसके बारे में जो है रिसर्च करें, जानिए और फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसी संदर्भ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ।